जन का विप्रसून प्रिय साहित्य साधकों, काफ़ी दिनों से हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं और कुछ हमारे मिलने वाले सीखने वाले शुद्ध साहित्य साधक जन हैं, गज़ल पर चर्चा करने की बात कह रहे हैं। मैं उनको कई महीनों से दिलासा देकर रखे हुए हूँ कि अगले महीने से गज़ल पर बात करेंगे। मन नहीं होता है इस वजह से, क्योंकि गज़ल पर मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं है। गज़ल की छुटपुट जानकारियाँ जो कि मेरे को गुरुजनों से प्राप्त हुई हैं, उन्हीं को आपके समक्ष रखने के लिए आज उपस्थित हूँ। कल किसी भाई ने, साहित्यकार बंधु ने प्रश्न किया था, गज़ल किसे कहते हैं। इस पर किसी हमारे विद्वजन का लिखा हुआ एक लेख है जो मुझे कभी पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ था, आज आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। गज़ल किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि गज़ल जो है अरबी भाषा से फ़ारसी भाषा में आई है और फ़ारसी भाषा से उर्दू भाषा में इस विधा को अपनाया गया है। और गज़ल का अर्थ होता है अपने महबूब से बात करना। गज़ल शब्द की व्युत्पत्ति जो है महबूब से बात करने के बारे में मानी जाती है कि गज़ल जो है वो अपने महबूब से बात करने को कहते हैं। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा जो कि विद्वानों के अनुसार है, एक ऐसा छंद है, गज़ल जो है एक ऐसा छंद है जो किसी विशेष मात्रा भार पर, विशेष लय पर आधारित लिखा जाता है, उसे ही गज़ल कहते हैं। गज़ल निर्धारित बहर में लिखी जाती है। बहर हमारे उर्दू विधान में 19 बहरें मूलतः हैं और उन्हीं बहरों को प्लस माइनस करके कुल मिलाकर 23 बहरें जो मीटर हैं वो बनाए गए हैं, उनके अनुसार ही गज़ल लिखी जाती है। उन्हीं मीटरों पर, उन्हीं बहरों पर गज़ल लिखी जाती है। तो गज़ल मापनी युक्त छंद होता है और ये किसी विशेष लय पर लिखा गया होता है। गज़ल शब्द अरबी भाषा का शब्द है, किंतु इसका उपयोग ईरानियों ने खूब किया है। दूसरे शब्दों में एक समान रदीफ तथा भिन्न भिन्न काफिया से सुसज्जित एक ही मात्रा भार पर लिखे गए छंद या शेरों के समूह को गज़ल कहते हैं। आप ऐसे भी इसको परिभाषित कर सकते हैं कि एक समान रदीफ। अब रदीफ क्या होता है और काफिया क्या होता है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। शब्द आया रदीफ। रदीफ को हिंदी में पदांत कहते हैं और काफिया को हिंदी में समांत कहते हैं। हिंदी गज़ल में इसको, या हिंदी भाषियों के द्वारा काफिया को, यानी हिंदी छंदों में समांत और पदांत दो शब्द जो प्रयुक्त होते हैं, उसी तरह से गज़ल में काफिया और रदीफ प्रयुक्त होते हैं। काफिया जो होता है स्वर का समांत होता है, समान रूप से जिस शब्द में स्वर आते हो। अब उदाहरण के तौर पर जैसे बनाना, बनाया, कोई शब्द मान लो शब्द है बनाया, तो बनाया में काफिया आ भी है और आया भी है। बनाया तो आया। इसी तरह से ये काफिया का निर्धारण जो होता है वो किसी भी गज़ल की प्रथम दो पंक्तियों में, जिसको उस गज़ल का मतला कहते हैं, उसमें काफिया का निर्धारण हो जाता है। अगर मान लो उदाहरण के तौर पर पहले वाली पंक्ति में कोई पंक्ति ली किसी ने और उसमें बनाया शब्द आया और फिर उसके बाद में रदीफ शुरू हुआ, काफिया बनाया है, तो दूसरे वाली पंक्ति में, यानी दूसरी वाली गज़ल की जो मतले की पंक्ति होगी, उसमें बनाया आया स्वर निकलने वाला, आया स्वर निकलने वाला दूसरा शब्द है, तो काफिया आया हो जाएगा। ये मैं बिना उदाहरण प्रस्तुत किए हुए अभी आपको समझा रहा हूँ वर्बली, तो आपकी समझ में कम आ रहा होगा। जब मैं किसी एक गज़ल का उदाहरण लेकर के और आपको एक एक शब्द करके समझाऊँ तो आपकी समझ में अच्छे से आएगा। वो जब आप वीडियो पर कमेंट करेंगे तो वैसा अगला वीडियो भी बनाऊँगा। अभी मैं मूलतः एक मोटे तौर पर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो काफिया और रदीफ, काफिया जो होता है उसको समांत कहते हैं, यानी समान स्वर वाले शब्दों को चुना जाता है, उसको काफिया कहते हैं। गज़ल के मतले में दोनों पंक्तियों में, मतले की दोनों पंक्तियों में, नहीं शेर की दोनों पंक्तियों में, मतले का जो शेर होगा उसकी दोनों पंक्तियों में काफिया होता है और रदीफ तो हर पंक्ति में होता ही होता है। रदीफ और काफिया जो है मतले में दोनों पंक्तियों में होता है और बाकी शेरों में ऊपर वाली पंक्ति में, जिसको मिसराए उला कहते हैं,
उसमें काफिया और रदीफ नहीं होता है। मिसराए उला में शेर के मिसराए उला में यानी जो पहली पंक्ति होती है उला मिसरा जिसको बोलते हैं या मिसराए उला बोलते हैं, उसमें काफिया और रदीफ शेर में नहीं होता है, लेकिन मिसराए सानी में काफिया और रदीफ होता है। कौन सा काफिया और कौन सा रदीफ होगा, जो मतले में डिसाइड हो चुका है, जो मतले में निर्धारित हो चुका है। मतलब पहली दो पंक्तियों को, पहले शेर को, गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, मतला मुखड़ा दोनों भी शब्द प्रयोग होते हैं उसके लिए। अब ये मोटे तौर पर काफिया और रदीफ की बात करें। रदीफ भी वह शब्द समूह होता है जो किसी भी पंक्ति के पद के अंत में आता है, पदांत उसको रदीफ कहते हैं। काफिया और रदीफ के बीच में कुछ नहीं होता है, काफिया और साथ ही रदीफ शुरू होता है। ठीक है, अब इस बात पर मैंने थोड़ा सा आपको फोकस डालने का प्रयास किया है, हो सकता है आपकी समझ में आ रहा हो। धीरे धीरे जब और भी प्रयास करेंगे गज़ल लिखने का तो आपको समझ में आएगा, और एक उदाहरण सहित भी एक वीडियो बनाऊंगा, एक गज़ल का उदाहरण साथ में लूँगा। अभी चूँकि मैंने इसमें मोटे तौर पर ही वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए उस गज़ल का उदाहरण नहीं ले रहा हूँ। तो आपको इतना समझ में आया होगा काफिया रदीफ किसे कहते हैं। तो ये परिभाषा में लिखा है कि शब्दों एक समान रदीफ तथा भिन्न भिन्न काफिया से सुसज्जित। काफिया भी भिन्न भिन्न नहीं होते हैं, काफिया जो होता है वो स्वर होता है, काफिया शब्द भिन्न भिन्न होते हैं। काफिया शब्द जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं, थोड़ी बारीक बात है, काफिया पर अलग एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर आपकी समझ में आ जाएगा। तो भिन्न भिन्न काफिया शब्दों से और रदीफ से सुसज्जित लिखे गए छंद या शेर के समूह को गज़ल कहते हैं। अच्छा, एक गज़ल में कम से कम 5 शेर होते हैं, तब उसे गज़ल कहा जा सकता है, एक ये भी बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा 14 शेर हो सकते हैं या उससे अधिक भी हो सकते हैं। मित्रों, आपको बताते चलूँ कि भारत जो है वो विश्वगुरु पहले से ही माना जाता रहा है। साहित्य के क्षेत्र में कहो या धर्म के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, हमेशा ज्ञान के क्षेत्र में भारत को विश्वगुरु ही माना जाता है पूर्व काल से ही। भारत में गज़लों का इतिहास भी अत्यंत पुराना है तथा गज़लों का विषय भी बहुत व्यापक है। जब अरबी और फ़ारसी में लिखी गई गज़लें जो हैं सिर्फ महबूब से बातें करती थी, लेकिन जब गज़ल उर्दू में आई और गज़ल उर्दू से हिंदी में आई तो हमारे यहाँ के महनीय शायर और कवि आदरणीय दुष्यंत कुमार जी ने गज़ल को मजलूमों की आवाज़ भी बनाया, गज़ल को जनता की आवाज़ भी बनाया, और गज़ल को सत्ता के बरखिलाफ़ जिस प्रकार से कविता हमारे देश में प्रयुक्त होती है हथियार के तौर पर, राजगद्दियों के बरखिलाफ़ हथियार के तौर पर भी गज़ल को इस्तेमाल किया है। तो गज़ल का विषय जो है वो हिंदी में आने के बाद ही व्यापक हुआ है। ऐसी कोई भी विषय नहीं बचा है भारतीय विद्वानों के द्वारा जिस पर गज़ल ना लिखी गई हो। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। श्रृंगार सभी को गुदगुदाता है। भारत में सतयुग से ही गज़ल लिखी जाती रही है। हाँ, इसका नाम उन्होंने दूसरा दिया था। गज़ल छंदों से अलग है ही नहीं, कहने का तात्पर्य है गज़ल जो है वो छंदों से अलग है ही नहीं। हमने जो पहले से ही सनातनी, हमारे पिंगल शास्त्र में जो सनातनी छंद हैं, उन्हीं छंदों से कुछ जोड़ तोड़ कर और पदांत को थोड़ा बढ़ाकर गज़ल को और भी सुंदर तरीके से पेश किया है। तो गज़ल और गीतिका, उससे भी पहले हमारे हिंदी छंद विधान में गीतिका जो है वो लिखी जाती थी। अब गीतिका एक छंद भी होता है जिसकी मात्रा भार है, जिसकी मापनी है 2-1-2-2, 2-1-2-2 की 3 आवृत्तियाँ और अंत में 2-1-2। तो ये एक छंद भी होता है। लेकिन गीतिका शुद्ध हिंदी में, परिष्कृत हिंदी में लिखी गई गज़ल को भी गीतिका कहते हैं। आदरणीय गुरुदेव ओम नीरव जी ने गीतिका पर विशेष रूप से एक पुस्तक गीतिका दर्पण भी छापी है। तो यहाँ पर गीतिका छंद की हम बात कर रहे हैं। तो गीतिका छंद की मापनी जो होती है 2-1-2-2 × 2 का मतलब है 3 आवृत्तियाँ 2-1-2 की, 2-1-2-2, 2-1-2-2, 2-1-2-2, 2-1-2। इस प्रकार से जो बहर होती है, जो मीटर होता है, जो मापनी होती है, वो गीतिका छंद की मापनी होती है। ठीक है। उर्दू में इसी को बहरे रमल मुसम्मन महजूफ कहते हैं। बहरे रमल मुसम्मन महजूफ कहते हैं, गीतिका छंद से ही निकली है। हिंदी का विधाता छंद 1-2-2 यानी यमाता गा यमाता गा यमाता गा यमाता गा की 4 आवृत्तियाँ, वही उर्दू में हज मुसम्मन
सालिम है। बहरे हजज मुसम्मन सालिम है। हरिगीतिका छंद ही 2 2 1 2 की 4 आवृत्तियाँ होती है हरिगीतिका छंद में, उसी को बहरे रजज मुसम्मन सालिम उर्दू में कहा जाता है। पंचचामर छंद ही जिसको 1 2 1 2 की 4 आवृत्तियों में लिखा जाता है, उसी को बहरे हजज मुसम्मन मकबूज कहते हैं। तो गज़ल का कोई अलग से इतिहास नहीं है, हिंदी छंद विधान से ही गज़ल को और भी परिशुद्ध करके, और भी थोड़ा तरजीह दे करके, और भी थोड़ा खुला करके, और भी थोड़ा सौंदर्यीकरण बढ़ा करके, श्रृंगार में ढाल करके गज़ल को कहा जाता है। और गज़ल में मात्रा पतन करने का भी कुछ छूट होती है, उस पर भी एक वीडियो आगे बनाऊंगा मैं। आज से गज़ल की कक्षाएं, पाठशालाएं शुरू हो रही हैं। तो इस प्रकार से आपको चंद एक उदाहरण दिए मैंने जो हिंदी छंदों से ही बहरों का भी आविष्कार हुआ है। दोस्तों, उर्दू की बहरे हजज सालिम, बहरे रजज सालिम, बहरे मुतकारिब, बहरे हजज मुसम्मन मकबूज इत्यादि ऐसे इन्हीं जो छंदों के अनुसार ही लिखी गई हैं। रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र भी पंचचामर छंद में ही है, सबसे प्राचीन रचना है। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले, आपने सुना भी होगा। उर्दू की उत्पत्ति भारत में ही कुछ 100 साल पहले ही हुई है, जो अरबी और हिंदी को मिलाकर बनी है। उर्दू भाषा जो है विदेशी भाषा नहीं है, हमारे देश की भाषा है और हमारे देश में ही उत्पत्ति हुई है। अगर हम हिंदी के बेटे हैं तो उर्दू भी हमारी मौसी है। तो मुस्लिम देशों में अरबी बोली जाती है, उर्दू भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में ही बोली जाती है। क्योंकि श्रृंगार सबको बताता है, अतः उर्दू के विद्वानों ने श्रृंगार को गज़ल के लिए चुना। इसलिए किसी ने कहा कि औरतों के संबंध में जिक्र करना ही गज़ल है ना, यानी महबूब के बारे में जिक्र करना ही गज़ल है। अतः ये कहना कि गज़ल मुस्लिम देशों की देन है उचित नहीं है। गज़ल तो हमारे भारत से ही एक तरह से कहा जाए तो उठा करके और अरब और फारस में गई और पुनः उर्दू भाषा में उसको अपना लिया गया। वो हमारे छंद विधान ही, हमारे पिंगल शास्त्र के अनुकूल है। मित्रों, बिना बहर में लिखी गज़ल को आप गज़ल नुमा कविता कह सकते हैं, किंतु गज़ल नहीं कह सकते। अगर बहर जो नियत 19 या फिर 23 बहरें जो हैं उनसे अलग, अगर उन मापनियों से अलग अगर आपने मात्रिक छंद पर, मापनी मुक्त छंद पर कोई गज़ल लिखी है तो उसको गज़ल नुमा कविता कह सकते हैं, गज़ल नहीं कह सकते। इस प्रकार से गज़ल के बारे में छोटी मोटी जानकारी जो मेरे पास अभी उपलब्ध थी वो आपके समक्ष रख दी है मैंने, वीडियो की लंबाई को ध्यान में रखते हुए। कुछ एक और चर्चा भी है वो इसमें जोड़ देता हूँ मैं। वैसे ये दूसरी पाठशाला क्रमांक 2 है, लेकिन आप सभी को इसी वीडियो के साथ में इसको प्रस्तुत करता हूँ। शेर किसे कहते हैं, एक विशेष मात्रा में लिखी गई 2 पंक्तियाँ। हालांकि ये बातें मैं बता चुका हूँ आपको पहले इसी वीडियो में शुरुआत में। तो शेर किसे कहते हैं प्रश्न आएगा, तो एक विशेष मात्रा भार में लिखी गई या एक विशेष मापनी में लिखी गई 2 पंक्तियों को शेर कहते हैं। ठीक है, अब शेर की ये मूल परिभाषा हो गई, लेकिन शेर की दोनों पंक्तियों में आपस में रब्त होता है। रब्त किसे कहते हैं, रब्त का मतलब होता है लुगदी। रब्त शब्द जो है उर्दू का है और इसका अर्थ होता है लुगदी, यानी चिपचिपाहट। यानी पहली वाली जो पंक्ति है मिसराए उला उसको बोलते हैं, और मिसराए सानी, उन दोनों में को रिलेशन होना चाहिए, आपसी संबंध होना चाहिए, उसको बोलते हैं रब्त। तो जिन 2 पंक्तियों में रब्त नहीं है, आपस में एक बात का समर्थन नहीं करती हैं वो पंक्तियाँ, यानी मिसराए उला का समर्थन मिसराए सानी नहीं करती है, तो उसको शेर नहीं कहा जा सकता है। वो 2 पंक्तियाँ कहीं जाएंगी लेकिन उसको शेर नहीं कहा। शेर उसी को कहा जाएगा जिसमें दोनों पंक्तियों में आपसी सह संबंध। इस पर एक अलग और भी रब्त पर भी अलग एक क्लास बनाऊंगा। मोटे तौर पर रब्त के बारे में इतना ही जानो कि रब्त का मतलब होता है सह संबंध, को रिलेशन, आपसी संबंध। अब अशआर किसे कहते हैं, अशआर भी शेर को ही कहते हैं। ठीक है, वैसे शेर का बहुवचन, शेर एक शेर होता है 2 पंक्तियों का, और अशआर जो वो बहुवचन है, यानी कई शेर जो होंगे उनको अशआर कहेंगे।
अलग अलग शेरों को अशार कहते हैं। कई शेरें जो होंगी उनको अशार कह देंगे, है ना। मिसरा किसे कहते हैं? मिसरा, एक पंक्ति को मिसरा कहते हैं। जिसको हम हिंदी में पंक्ति कहते हैं उसी को उर्दू में मिसरा कहते हैं। तो उला मिसरा किसे कहते हैं? उला मिसरा, ऊपर वाली पंक्ति को उला मिसरा कहते हैं। सानी मिसरा किसे कहते हैं? सानी मिसरा नीचे वाली पंक्ति को कहते हैं। रदीफ किसे कहते हैं? दोनों मिसरों के अंत का एक जैसा यानी समान शब्द, जो शब्द का समूह या समान शब्द या शब्दों का समूह, उसको हम कहते हैं रदीफ या पदांत। हिंदी में उसे पदांत कहते हैं। दोनों पंक्तियों में समान होना चाहिए। जो पहली वाली पंक्ति में है वही दूसरी वाली पंक्ति में, तो समान शब्द समूह दोनों पंक्तियों, शेर के दोनों पंक्तियों का समान शब्द समूह जो होता है उसे रदीफ कहते हैं। काफिया किसे कहते हैं? रदीफ से पहले का समांत शब्द जिसमें स्वर समान हो उसे काफिया कहते हैं। रदीफ से ठीक पहले एक ऐसा शब्द जिस शब्द का स्वर ऊपर वाली पंक्ति में आए हुए शब्द के स्वर से मेल खाता हो, ठीक मेल खाता हो। जैसे बनाया का काफिया समांत का दूसरा होगा चुनाया, बनाया चुनाया, लिखाया, लंगड़ाया, गिड़गिड़ाया, सब में ऐसे शब्दों में सभी में आया आया आ रहा है, तो ये समांत शब्द हो गए। इनको समांत शब्द कहा जाए। और समांत किसको कहा जाएगा? समांत जो सारे शब्दों में समान स्वर निकल रहा है, जो कि इन मैंने जो अभी जो शब्द मैंने बोले हैं इनमें सब में समान स्वर निकल रहा है। आया, लिखाया, पढ़ाया, लंगड़ाया, गिड़गिड़ाया, लड़खड़ाया, सब में आया आया स्वर सभी में निकल रहा है। तो उस स्वर को कहते हैं काफिया। जो समान स्वर हो उसको कहते हैं काफिया या समांत, यानी जिसका अंत समान रूप से हो रहा हो। जिस शब्द का अंत समान रूप से हो रहा हो उसको, उस शब्द में जो आया हुआ समान स्वर है वो काफिया है और वो शब्द काफिया शब्द है। ठीक है। तो कुछ लोग काफिया और काफिया शब्द में ही अंतर नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको मोटे तौर पर ये गज़ल के बारे में जानकारी दी है। आशा करता हूँ, आशा ही नहीं आप पे तो विश्वास करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा मेरे बताने का तरीका। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो, कुछ समझ में ना आ पाया हो तो आप वीडियो पर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और भी क्या जानकारी आपको गज़ल के बारे में चाहिए वो भी आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और जहाँ तक हो सकेगा मैं कोई किसी से पूछ कर या किसी से जानकारी हासिल करके या कहीं से पढ़कर आपके समक्ष वो सारी जानकारियाँ प्रस्तुत करूँगा। बहुत बहुत आभार, सादर नमन। जय दीपांशु जिनका भी कुसुम, जय मातृ शारदे।